Welcome to S Chemistry channel. We are studying Unit 2nd Solution and today's topics are depression in freezing point, osmotic pressure and abnormal molecular masses. Let's start. थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले हमने टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर ली हैं, जिसमें हमने फर्स्ट की थी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और सेकंड क्या की थी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो थर्ड है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो क्या होता है, अभी अगर आपसे जनरली पूछे तो आप क्या होंगे कि कोई भी लिक्विड जो है स्टार्ट हो जाए टू सोलिडिफाई, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन जो साइंटिफिक टर्म है उसमें अगर हम कहें तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट बिकम इक्वल। यानी कि कोई भी लिक्विड है उसका और सॉलिड उसकी फॉर्म है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, freezing point is of a substance is the temperature at which its solid and liquid phase have same vapor pressure, same vapor pressure। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, और 273 डिग्री 273 केल्विन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, देखो कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। अब देखो कोई सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है, पहले तो हमने लिया कोई लिक्विड, ठीक है, प्योर फॉर्म में। अब हमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, अब जब हम इसमें ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी प्योर लिक्विड के अंदर, तो क्या बन गया, अब वो सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ग्राफ से समझते हैं। देखो यहां पर है वेपर प्रेशर, ठीक है, यहां पर हम लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्योर लिक्विड लिया, तो प्योर लिक्विड का हमने देख लिया अलोंग दिस कर्व। अब फ्रीज होना है, उसको क्या होना है, सोलिडिफाई होना है, फ्रीज होना है लिक्विड को, तो वो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा इस तरह से। ठीक है, फिर जब वो सोलिडिफाई होना शुरू होएगा तो इस तरह से गर्म पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ए, इसको बी। तो ये ए बी ग्राफ जो है ये किसके लिए है, लिक्विड सोलवेंट के लिए है, जो कि प्योर फॉर्म में है, और ये टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है, यानी वो सोलिडिफाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसको हम बोलते हैं TF नोट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। यहाँ से वो सोलिडिफाई होना शुरू हो गया और यहाँ धीरे धीरे ये फ्रोजन स्टेट में चला गया। तो यहाँ पर जो सॉलिड है या फ्रोजन स्टेट है, फ्रोजन सोलवेंट। ठीक है, तो ये B से C तक। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है A से B क्या आ गया, प्योर लिक्विड का ग्राफ। ठीक है, और B से C क्या आया, हमारा सॉलिड, जब वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया। और B वो टेम्परेचर है जब वो फ्रीज होना स्टार्ट हुआ, यानी कि उस लिक्विड का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर यहाँ तक। अब देखो जैसे ही हमने अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गया, वही हमने एलिवेशन वाले में बात की थी ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स भी होंगे नॉन वोलेटाइल के, वो वेपर्स में जाएंगे नहीं, वेपर्स बनेंगे नहीं, और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं
प्योर लिक्विड के, वो थोड़े कम होंगे यहाँ पे, क्योंकि जो स्पेस है वो किन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने भी। तो यहाँ कम वेपर्स होंगी, कम वेपर्स होंगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यानी सॉल्यूशन में जब जाएगा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो ये लिक्विड का, प्योर लिक्विड का था, तो अगर हम सॉल्यूशन का लेंगे तो वो क्या आएगा, इससे कम आएगा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो सॉल्यूशन है वो सॉलिडिफाई होना शुरू करेगा। तो ये जो है सॉल्यूशन का, यानी जिसको TF से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये TF नोट हो गया, ये टेम्परेचर। ठीक है, TF नोट ये प्योर लिक्विड का जहाँ स्टार्ट होता है, और ये सॉल्यूशन जहाँ पे फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है, देखो सॉलिड जो स्टेट होती है उसमें क्या होते हैं, सॉलिड पे वेपर्स कम होंगी ही नहीं, एक तो पहली बात, तो होंगी तो भी नेग्लिजिबल होंगी, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होता है, यानी सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम ही होता है ना। तो इसलिए हमने ये इस तरह से बनाया। अब सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल की वजह से हमने देखा कि वेपर प्रेशर जो है लिक्विड सॉल्वेंट की कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, इस तरह से। अब जो ये चेंज हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, प्योर लिक्विड है तो इस लिक्विड का ही ये भी टेम्परेचर फ्रीज होने का है ना, लेकिन क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड की वजह से कम हो गया। तो ये जो डिप्रेशन हुआ इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको डेल्टा TF से। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा भी, प्योर जो लिक्विड है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में से क्या माइनस करना है हमने, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है TF। तो TF नोट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा TF क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरह से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, कितना डिप्रेस होगा, वो क्या है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन पर। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molar concentration of solution, सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैलिटी, और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू में M, वेयर KF इज द कांस्टेंट, KF क्या है, कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। KF इज कांस्टेंट called molar depression constant। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया किसके बीच में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी के। अब इसी से हमने क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है सोल्यूट का, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था ना, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, वैसे ही सेम हम करेंगे कि किस तरह से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल। देखो कैसे करेंगे, डेल्टा TF हमें पता है क्या है, KF इंटू में M, अभी हमने देखा है ना। अब यहाँ पर M क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है अभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर KF इंटू मोलैलिटी की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि WB/M भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे, वेट बाय मोलर मास है ना सोल्यूट का। अब वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, WA इन केजी है तो 1000 हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया।
अभी तक हमने जो पहले भी किए हैं तो इसी तरह से किया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, एम बी निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू में डब्ल्यू ए। वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोल्यूट, ये क्या है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ क्या है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एम बी क्या है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस तरह से हम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे, ठीक है। सारी टर्म्स बार बार में आ रही हैं वही, तो इसीलिए मैंने दोबारा रिपीट नहीं की है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आए तो ये लिखनी है कि आपके डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है, ठीक है। तो सारी टर्म्स लिखेंगे आप। अब देखो उसी तरह जैसे हमने वहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक फॉर्मूला याद किया था, यहाँ पर भी वही सिमिलर फॉर्मूला हमने याद करना है। क्या कि जो के एफ है इज इक्वल टू आर इंटू में एम ए इंटू में टी एफ स्क्र डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में डेल्टा एच फ्यूजन। फ्यूजन आएगा यहाँ पे क्योंकि फ्यूज हो रहे हैं लिक्विड और सॉलिड, जब चेंज होते हैं ना एक दूसरे में तो उसको हम फ्यूजन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो के एफ यहाँ पर हम इस तरह से निकाल लेंगे। अच्छा कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम के एफ को डिफाइन करेंगे, तो इस टर्म को लेकर इस इक्वेशन से देखो, मोलैलिटी जब 1 हो जाएगी तो डेल्टा टी एफ और के एफ क्या हो जाएंगे इक्वल। तो मोलल यहाँ से डिफाइन कर देती हूँ मैं इसको एक बार, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन, जब क्या हो, मोलैलिटी इज यूनिटी, मोलैलिटी इज यूनिटी, या हम ये कह लें व्हेन सॉल्यूशन इज 1 मोलल, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या एप्लीकेशन है देखो, नंबर 1 एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का क्या मतलब, देखो हाई एल्टीट्यूड जहाँ होता है वहाँ पर देखो टेम्परेचर बहुत कम होता है ना, ठीक है, माइनस में होता है, कहीं पे -13 -14 -48 यहाँ तक हो सकता है ना, और भी ज़्यादा लोअर टेम्परेचर होता है हाई एल्टीट्यूड पे। तो वहाँ पर क्या होता है, जो व्हीकल है, व्हीकल तो चलते हैं ना, व्हीकल के अंदर आपको पता है क्या होता है, एक वाटर होता है, रेडिएटेड वाटर बोलते हैं जिसे। तो अगर वाटर आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है ना, स्टार्ट हो जाता है फ्रीज होना। तो वहाँ पर तो क्या है, बहुत लो टेम्परेचर है, -40 तक आ गया मान लो, या और कम आ गया, तो क्या होगा, इसका मतलब तो वो फ्रीज हो जाएगा। तो वहाँ पे रेडिएटेड वाटर को फ्रीज होने से बचाने के लिए वहाँ पे ये ला जो है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। कैसे, उनके अंदर क्या मिलाया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल जब उसके अंदर ऐड करते हैं वाटर के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, -48 डिग्री सेल्सियस तक, इतना लो हो जाता है किसका, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री से कहाँ हो गया, -40 डिग्री सेल्सियस। तो अब वो ज़्यादा कम टेम्परेचर पे भी फ्रीज होगा, तो यहाँ पे व्हीकल में इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, ताकि वो क्या ना हो, फ्रिज ना हो। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा इसका। सेकंड है आपका देखो, क्लियरिंग ऑफ आइस फ्रॉम रोड इन हिल्स। हिल्स हैं, हिल्स पे क्या होगी भाई, आइस गिर जाती है ना, तो उससे रोड क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो वहां पर क्या किया जाता है, इस फॉर्मूले को क्या यूज किया जाता है, कैसे भी देखो, साल्ट होता है, साल्ट क्या होता है फॉर्मूला भी NaCl, ठीक है, और जैसे कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 है, ठीक है। इनको क्या कर दिया जाता है, जहाँ आइस होती है ना, जहाँ रोड पे आइस ब्लॉक कर दिया जिन्होंने रोड को, उस आइस पे ये डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक मिक्सचर बन जाएगा, वो उसका आइस का और NaCl का मिक्सचर बन जाएगा है ना, सॉल्यूशन का।
तो ये क्या करेगा, इससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, उसका फ्रीज पॉइंट क्या हो जाएगा, वाटर का लोअर हो जाएगा। ठीक है, अब जो आइस है वो क्या हो जाएगी, फिर मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट, और हमारे रोड क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो NaCl डालने से आइस जो है अप टू ए टेम्परेचर -21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना शुरू हो जाती है ना, अब -21 डिग्री सेल्सियस तक जो है NaCl वर्क करता है, इसके टेम्परेचर को लो कर देगा -21 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड जो है -55 डिग्री सेल्सियस तक लो कर देता है। तो अब वो जमेगा नहीं, रोड क्या हो जाएगी आपकी, क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से रोड को क्लियर करने के लिए फ्रॉम आइस वी यूज NaCl कैल्शियम क्लोराइड लाइक साल्ट। सो हेयर क्या यूज हो रहा है अपना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, नाउ फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारी ओस्मोटिक प्रेशर। अब ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ओस्मोसिस क्या होती है। ओस्मोसिस, देखो आपने एक डिफ्यूजन पढ़ा होगा टर्म्स। डिफ्यूजन में क्या होता है, फ्लो ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि हम कोई परफ्यूम की बोतल है, ठीक है, उसको हम रूम में कहीं एक कॉर्नर पे हमने ओपन कर दी, ठीक है, तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, पूरे रूम में फैल जाएगी। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुई, डिफ्यूजन हो गया। क्या हुआ, डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन क्या है उस कॉर्नर पे, और फिर वो क्या है, लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पर नहीं है उसकी स्मेल वहां तक चला गया। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस आ गई, डिफ्यूजन। अब ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस में क्या होता है, जो लिक्विड, जो सोलवेंट है या लिक्विड है, उसका फ्लो होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। यहाँ हायर टू लोअर होता था, वहां पर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ओस्मोसिस को कैसे डिफाइन कर देंगे हम, ओस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ solvent from lower concentration to higher concentration through a semi permeable membrane। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। अब देखो यहाँ हम एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ हमने लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ है सॉल्यूशन और यहाँ है सॉल्वेंट। उसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, और ये सॉल्वेंट ये होगी आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पर कम है, कंसंट्रेशन क्या है, कम यहाँ पर है, यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब ये कहता है ओस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे, इसको बोलते हैं हम ओस्मोसिस। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन, यहाँ तो सोल्यूट भी है ना भाई, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ सिर्फ सोलवेंट है, सोल्यूट है नहीं, तो कंसंट्रेशन कम यहाँ होगी। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जब फ्लो होगा किसका, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड ओस्मोसिस, इट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम, देखो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर भी है, तो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करना है उसने, कि यहाँ के जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर ना चले जाएं, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जो क्या करता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को
सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाने से रोकता है। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर देंगे, द प्रेशर विच स्टॉप द फ्लो ऑफ solvent flow of solvent by किसके बाय, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, द एक्सेस प्रेशर दैट must be applied to the solution side to prevent, क्या करने के लिए, to prevent the passage of solvent into it through semi permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वर्ड नहीं भूलना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या है, क्या कह रहे हैं कि जो हम इस तरह से एक्सेस प्रेशर लगाएंगे किस साइड में, सॉल्यूशन साइड में। यहाँ पर सॉल्यूशन साइड में हमने ऐसा प्रेशर लगा दिया जो प्रिवेंट करता है पासेज ऑफ सोलवेंट इनटू इट, कि सोलवेंट जो है इसके अंदर ना आ सके, इसको भी प्रिवेंट करता है। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट कर रहा है आने से। अब हमने यहाँ बात की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। क्या होती है, जो कुछ सिलेक्टेड ही पार्टिकल्स को जो है अपने में से पास होने देती है। ठीक है, वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम वेजिटेबल मेम्ब्रेन है, और एनिमल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन जो आउटर स्किन होती है ना उसके जस्ट नीचे होती है, जस्ट बिलो आउटर स्किन। ठीक है, एनिमल्स के अंदर, तो वो एनिमल मेम्ब्रेन हो गई। और जो मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है आपकी, वो है पिग्स ब्लैडर। ठीक है, आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, एक होता है पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, जो बनाई गई हैं, और ये हो गई नेचुरल, जो नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हमने पढ़ ली ना, अब इसका उल्टा करना है हमने। यहाँ पर क्या था हमारा, सॉल्यूशन, यहाँ थे सोलवेंट मोलिक्यूल। ठीक है, और ये क्या है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बना देते हैं इसको। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने यहाँ पर बात कर ली। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें सॉल्यूशन साइड में, यहाँ पर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ सॉल्यूशन से किस में चले जाएंगे, सोलवेंट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया उल्टा, सोलवेंट पहले क्या था, सोलवेंट से सॉल्यूशन में जा रहे थे मॉलिक्यूल्स, है ना, लेकिन अब अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे इस तरफ, तो सॉल्यूशन से सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, प्योर सोलवेंट की तरफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो कैसे अप्लाई क्या करेंगे हम, इफ प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करना है, देन सोलवेंट स्टार्ट्स
passing from solution into solvent, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में पास होना शुरू हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है. अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस मेनली जो है प्यूरिफिकेशन जो है करते हैं हम वाटर की, वहां पर यूज होते हैं. आरओ बोलते हैं हम, वहाँ क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है. और जो सी वाटर है वहां पे डिसैलिनेशन करना हो, साल्ट को रिमूव करना हो, डिसैलिनेशन क्या बोलते हैं? डिसैलिनेशन. सैलाइन मतलब साल्ट, डी मतलब रिमूव करना. ठीक है. डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, तो वहां पर क्या यूज होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होती है. ठीक है. तो वहां पर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो जो है मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज होती है? सेलुलोज एसीटेट. ये आपको पता होना चाहिए. एक 1 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है. ठीक है. सेलुलोज एसीटेट क्या है, या कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बताओ जो हम आरओ वगैरह में यूज होते हैं, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर में यूज होते हैं. तो सेलुलोज एसीटेट. क्लियर. अब देखो यहाँ पर सेलुलोज तो है, हमें नेचुरली मिलता है, लेकिन एसीटेट क्या है? यहाँ पर हमने बनाया है इसको ग्रुप को. तो जब आप वो पढ़ोगे ना पॉलीमर, तो वहां पर आप ये सेलुलोज एसीटेट भी पढ़ेंगे. ठीक है. ये मतलब सेमी सिंथेटिक है, मतलब आधा नेचर में प्रेजेंट है, कुछ हमने सिंथेसाइज किया है, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है. क्लियर. तो ये हो गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस. अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है भाई, आएंगे जरूर. आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइसो का मतलब क्या होता है? सेम. कहीं भी वर्ड आ जाए आइसो मतलब सेम होता है. ठीक है. तो जो सॉल्यूशन है मान लो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? सेम हो, तो दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. द टू सॉल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या इक्वल हो? ऑस्मोटिक प्रेशर, आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है अभी याद करने. नॉर्मल जो सेलाइन सॉल्यूशन होता है ना, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन मतलब जिसमें 0.9% NaCl होता है. 0.9% NaCl का मतलब कि 100 में से 0.9% क्या है? NaCl है, और बाकी क्या है? वाटर है. ठीक है. सॉल्यूशन जो है इज आइसोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ब्लड. जो हमारा ब्लड है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? 0.9% NaCl सॉल्यूशन के बराबर होता है. ठीक है. अब देखो जब इंट्रावेनेशन इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, तो वहां पर मेडिसिन के अंदर सैलाइन वाटर मिक्स किया जाता है. ठीक है. वो क्यों किया जाता है? ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारे ब्लड का इस जो है मेडिसिन के इक्वल कर सके, आइसोटोनिक हम उन्हें बना सके. नहीं तो अगर आइसोटोनिक नहीं होगा तो वो श्रिंक हो जाएगी ब्लड सेल, या फिर ब्रस्ट हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है. इसलिए उसको आइसोटोनिक बनाना जरूरी है. देखो कोई भी मान लो आपने उस देखा होगा किसमिस जो हम घर पे यूज करते हैं रेजिन, तो वो क्या होता है? ग्रेप्स ही होते हैं ना. तो वो धूप में सुखा दिया, तो हमने क्या किया? वाटर उसका रिमूव कर दिया है ना, तो वो क्या हो जाती है? कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई हो जाती है. जब इसको हमने वाटर में डाला, श्रिंक हमारी रेजिन है ये, इसको किसके अंदर हम डालते हैं? वाटर के अंदर डालते हैं, तो ये क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है इस तरह से, है ना. क्यों हो जाती है? क्योंकि जो यहाँ पर क्या था? वाटर मोलिक्यूल्स जो है यहाँ पर वाटर क्या है? इसके अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एंटर कर गया. ठीक है. तो ये क्या हो गई? स्वेल हो गई. ठीक है. अगर इसको अगर हम फिर क्या करें? धूप में डाल दें, तो ये क्या है? वाटर बाहर निकल जाएगा और ये फिर से वापस क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी. तो ये क्या है? फ्लो हो रहा है. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रही है ना. फ्लो ऑफ लिक्विड हो रहा है. ठीक है. तो ऑस्मोसिस हो रही है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन.
तो देखा हमने कि ओस्मोसिस की वजह से श्रिंक हो रही है, स्वेल हो रही है ना। तो यहाँ पर हमारी ब्लड सेल भी ऐसे श्रिंक और स्वेल ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आइसोटोनिक बना रहे हैं हमारी मेडिसिन को विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ब्लड। ठीक है, कैसे? बाय एडिंग सैलाइन वाटर। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा हुआ, सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ऐसे ही होता है एक हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब कम। ठीक है, तो जिसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन निकालते हैं हम। डेरिवेशन देखो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन किसकी, सोल्यूट की। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन ओनली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आर कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। और क्या लिख सकते हैं हम, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, और पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन। सी क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो किसके इक्वल है, एन बाई नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाई क्या है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टी टेम्परेचर हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सारी टर्म्स आपको लिखनी होनी चाहिए कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम कैलकुलेट करेंगे वही मोलिकुलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालेंगे हम, जैसे हमने पहले जो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किया उनमें निकाला था। तो यहाँ पर हमें पता है पाई इज इक्वल टू क्या है, सी आर टी। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, एन बाई वी आर टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है किसके इक्वल होते हैं अभी, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। सो हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई वी आर टी। अब एम बी को इधर ले आओ, मोलिकुलर मास निकालना है ना सोल्यूट का, तो डब्ल्यू बी इंटू में आर टी बाई वी इंटू में पाई, ये क्या आ गया हमारा, मोलिकुलर मास। तो इस तरह हम मोलिकुलर मास निकाल लेंगे सोल्यूट का बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, देखो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हो सकता है कि कुछ एसोसिएशन हो, कुछ डिसोसिएशन हो, कुछ पार्टिकल्स जो है एसोसिएट हो जाए और कुछ आपस में जुड़ जाए, मतलब, और डिसोसिएट हो जाए, टूट भी जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो चेंज हो जाएंगे, जो हमने लिए थे उतने पार्टिकल नहीं रहेंगे, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस हैं अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज, हमने लिए थे कुछ और हो गए कुछ, एसोसिएट होने की वजह से भी चेंज हो जाएंगे और डिसोसिएट होने की वजह से भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे तो हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही थी ना जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट आएगी। ठीक है,
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, तो इसका एक रिजल्ट ये भी निकलेगा, जो हम मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं ना, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से निकाला हमने, हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोलिकुलर मास निकाला था ना सोल्यूट का, तो वो भी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज जो है वो नहीं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ होएगी और ऑब्जर्व हम कुछ अलग करेंगे, ठीक है, एक्चुअल में कुछ होगी हमारी। तो अब ये जो मोलिकुलर मास है एक्चुअल में जो था सोल्यूट का, और जो हमने अभी एक्सपेरिमेंटली निकाला, ठीक है, प्रूव किया, तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो हम क्या कह सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास is called abnormal molecular mass, abnormal molecular mass, ठीक है, समझ आ गया। सब्सटेंस में क्या होगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अगर होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, चेंज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होगी, तो उससे हम क्या निकाल रहे हैं, अगर मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं सोल्यूट का, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो ऑब्जर्व जो हमने की और कैलकुलेटेड जो की, उनमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस, दैट इज एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अब देखो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास निकालना है हमने ड्यू टू एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन हो गया मतलब जुड़ गए, मान लो ए पार्टिकल, एसोसिएशन मतलब जुड़ गए, दो पार्टिकल थे अब जुड़ गए आपस में, इन्होंने A2 बना लिया, तो एक, अब गिनेंगे हम कितने, एक है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे यहाँ पर, और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गए तो आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज होगी तो मोलिकुलर मास जो है सोल्यूट का वो भी डिक्रीज होगा। तो व्हेन सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, कुछ भी कह सकते हैं, और पार्टिकल्स, एज ए रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। एज वी नो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो भी हमने निकाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हायर द मोलिकुलर मास, जितना हायर मोलिकुलर मास आएगा, इसका मतलब यहाँ पर जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम हुई तो मोलिकुलर मास क्या हो गया, हायर, और मोलिकुलर मास हायर होगा नॉर्मल वैल्यू से। सो हायर molecular mass of solute can be observed, क्योंकि कोलिगेटिव वैल्यू प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मोलिकुलर मास जो है हाई वैल्यू आएगी देन नॉर्मल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन, बेंजीन में हमने डिजोल्व करना है एसिटिक एसिड को, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है शो करता है, एसिटिक एसिड शो 120 मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास क्या आता है, 120 आता है, और नॉर्मल क्या है वैसे आपका 60, ठीक है। मोलिकुलर मास एसिटिक एसिड का नॉर्मल 60 है, लेकिन जब यहाँ पर हम बेंजीन के अंदर इसको डालते हैं तो वहाँ पर 120 मोलिकुलर मास आता है। क्यों आता है भाई, देखो एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर CH3, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर OH, ये है। एक और मोलिक्यूल्स इसका ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ पर OH डबल बॉन्ड O CH3। अब ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ी है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से क्या है, ये दो मॉलिक्यूल जो है एक मॉलिक्यूल की तरह ही एक्ट करेंगे, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स पास आ गए और वो आपस में जुड़ गए। तो हमने मान लो लिए थे 4, तो हमारे पास रह गए 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह के, ठीक है। तो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो मोलिकुलर मास भी डिक्रीज हो गया। तो इसीलिए 60 था लेकिन आया कितना 120, क्योंकि वो ड्यू टू दिस मोलिक्यूल्स। हमने लिया एसिटिक एसिड था लेकिन ये एक्ट जो एज ए डाइमर की फॉर्म में एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका मोलिकुलर मास 120 आएगा। नाउ एबनॉर्मल मोलिकुलर मास ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर। डिसोसिएशन हुए जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे ही हम सॉल्यूशन में डालेंगे डिसोशिएट हो जाएंगे आयंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो NaCl है, सॉलिड फॉर्म में तो NaCl की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही हम इसको सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। अब लिया था नंबर 1 हमने NaCl, और बन गए अब कितने पार्टिकल, 1 Na पॉजिटिव का और 1 Cl नेगेटिव का। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हेयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस ड्यू टू डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी भी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं एज वी नो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो गई तो मोलिकुलर मास क्या होगा, डिक्रीज। सो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट ऑब्जर्व, जो हम ऑब्जर्व करेंगे, इज लेस, कम आएगा भी, लेस देन कैलकुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कम आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम NaCl KCl ये जो अगर हम डाल देते हैं, KCl ऐड कर दिया जैसे हमने वाटर के अंदर, तो कैलकुलेटेड अगर इसका करते हैं हम तो मोलिकुलर मास तो कितना होता है भाई, 74.5 होता है, ठीक है। और ऑब्जर्व जब हम करते हैं तो वो आता है 37.25, हाफ हो जाता है इसका, नियरली इक्वल टू, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल की। K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 टाइम्स ज़्यादा हो गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ गई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ गई 2 टाइम्स, तो मोलिकुलर मास जो है सोल्यूट का वो हाफ हो जाएगा एज वी आर कैलकुलेटेड, ठीक है। वॉन्ट हॉफ ने एक फैक्टर I इंट्रोड्यूस किया जिसको वॉन्ट हॉफ फैक्टर कहते हैं, इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन को बताने के लिए, ठीक है। तो वॉन्ट हॉफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर I फैक्टर इंट्रोड्यूस किया टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन, एक्सटेंट ऑफ किसकी एक्सटेंट करेंगे, एसोसिएशन की, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितने एसोसिएशन और डिसोसिएशन है उसकी एक्सटेंट को ऑब्जर्व करने के लिए वॉन्ट हॉफ फैक्टर आया। तो इसको इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल
एंड ऑब्जर्व मोलिकुलर मासेस ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलिकुलर मास। तो इसे हम I निकाल लेते हैं। अब देखो, जब कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो व्हेन नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो नॉर्मल मोलिकुलर मास और ऑब्जर्व मोलिकुलर मास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, इक्वल आ जाएंगे। और व्हेन एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1। क्यों, तो यहां पर क्या होगा कि जब एसोसिएशन होंगे, जुड़ेंगे, तो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास क्या होगा, ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। व्हेन डिसोसिएशन, तो I क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिसोसिएशन होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है टूट जाएंगे। ऑब्जर्व जो मोलिकुलर मास है वो कम होगा, कम होगा तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब I को हम इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कह सकते हैं भाई। यहाँ पे ऑब्जर्व जो है ऊपर आ जाएगा, इसमें था आपका नीचे मोलिकुलर मास में, क्योंकि ये आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है एसोसिएशन और डिसोसिएशन में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल number of moles of particles after association, एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले क्या थे और डिसोसिएशन के बाद यहाँ पर क्या थे, दैट इज I। ठीक है, तो किसी तरह भी हम I को इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह I जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इस तरह हम I फैक्टर निकाल लेंगे। नाउ द मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो I फैक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद, पहले तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देख लिया कैसे निकालते हैं, अब I फैक्टर भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो I फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बन गई देखते हैं। फर्स्ट थी जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो उसमें क्या था हमारा PA0 माइनस PS बाय PA0, ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो हमने क्या किया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB है ना, इक्वल टू XB। और अब यहाँ पर हमने क्या फैक्टर इन्वॉल्व करना है, I फैक्टर। तो यहाँ पर इस ये बन गया I इंटू में XB। ठीक है, I इंट्रोड्यूस कर देना है। नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या किया, डेल्टा टी बीन इज इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलैलिटी निकाला था हमने। अब यहाँ पर इंटू में क्या कर देंगे, फैक्टर I को इन्वॉल्व कर देंगे। ऐसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम, तो यहाँ पे भी I फैक्टर इन्वॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट था ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें हमने निकाला था पाई इज इक्वल टू CRT, तो यहाँ पे एक इन्वॉल्व कर दिया फैक्टर I। ठीक है,
तो इस तरह से चारों जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें आई फैक्टर इन्वॉल्व करके अब ये हमारे ये एक्सप्रेशन आ गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे सबके। ठीक है, स्टार्टिंग से इस यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देखेंगे। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।